गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे होंगे और हरियाणा जी के जितने भी हरियाणा के एग्जाम्स होंगे सब में कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर मिलेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। तो हरियाणा जी के हम लोगों ने ज़िलेवार परिचय पढ़ना स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको 4 ज़िले करवा दिए थे जिनमें हम लोगों ने भिवानी के बारे में जाना, चरखी दादरी के बारे में जाना, अम्बाला के बारे में जाना था। और हमने देखा था कि कैसे अम्बाला फेमस है, पहले 9 गज़ा पीर की वहीं पर मजार हुआ करती थी जो आज कुरुक्षेत्र में गिनी जाती है। वहाँ पे श्री मंजी साहिब के कई गुरुद्वारे बताए थे जिनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर जाना अम्बाला, ना मिले रोहतक, वो भी ना मिले तो कैथल के साथ। फिर हमने देखा था सेंट पॉल चर्च वहाँ था। तो जो ये अम्बाला का इलाका था धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आए थे और तब पंचकुला बना था, फिर यमुनानगर। अदरवाइज पूरी ऊपर की बेल्ट का नाम पहले अम्बाला ही हुआ करता था। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था चरखी दादरी जो भी बिल्कुल नया बना है, कि कैसे वहाँ इमलोटा गाँव में एक हनुमान का मंदिर है, कैसे सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, डालमिया परिवार ने लगवाई थी जर्मनी से उस टाइम इंजीनियर्स बुलवाकर। फिर उन्हें लगा कि भाई उनके और बीच में मजदूरों की यूनियन के बीच में कुछ गड़बड़ रही तो उन्होंने कह दिया हम बंद करेंगे। फिर भारत सरकार उस टाइम एक्टिव हुई, उन्होंने उसको अपने अंडर लिया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू उसमें कामकाज करवाया, लेकिन वो भी लंबा नहीं टिका और फाइनली आज लगभग 30 सालों से वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। बहुत बड़ी ज़मीन वो एज इट इज़ है, जो उस पर बने थे मकान और सीमेंट फैक्ट्री में बहुत सब कुछ बनाया गया होगा, वो खंडर की तरह वेस्ट हो रहा है, अब कोई काम वहाँ नहीं हो रहा। एक हमने पढ़ा था सोनीपत में हमने देखा था कि किस तरह से एटलस साइकिल थी और कैसे यहाँ का विकास हुआ। स्वर्णप्रस्थ इसी का नाम था और एटलस साइकिल अब तो नहीं है, लेकिन अब एजुकेशन सिटी जो लगातार उभर रही है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसके कारण ये इंपॉर्टेंट था। आज हम 5वां, कल हमने देखो अम्बाला पढ़ लिया था और ये भिवानी पढ़ लिया था कल सेकेंड, थर्ड चरखी दादरी पढ़ लिया था और फरीदाबाद भी कंप्लीट हो गया था। बताया था मैंने कैसे ये जो पाकिस्तान साइड से लोग आए थे, इन लोगों की सेफ्टी के लिए कि इनको काम धंधा मिल जाए और इन लोगों के रेफ्यूजीज को ध्यान में रखते हुए हमारे हरियाणा, उस टाइम तो पंजाब था, के फरीदाबाद का विकास किया गया, उद्योग धंधे लगाए गए ताकि उन उद्योगों में इनको काम मिल सके। जेसीबी इंडिया बताया था लिमिटेड यहाँ पर है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स हैं, आइसर ट्रैक्टर्स हैं और फ्रिज बनते हैं यहाँ। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अगर कहें सर्वाधिक उद्योग धंधों वाला आपका जिला तो आप टिक करेंगे फरीदाबाद का नाम। गुड़गांव उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है और वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज ने अपने कॉल सेंटर्स वहाँ पर लगाए हुए हैं, तो वो गुड़गांव पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तिगांव हमने पढ़ा था अमर शहीदों का गांव है। बल्लभगढ़ पड़ता है, इसको बलरामगढ़ नाम दिया गया। सबसे ज्यादा आबादी 18 लाख प्लस थी। एरिया सबसे छोटा 743 स्क्वायर किलोमीटर, 743 वर्ग किलोमीटर, आबादी 18 लाख। तो 18 लाख को मैंने बताया था विकिपीडिया पे 14 लाख प्लस है, तो पेपर में हो सकता है 18 दे ही ना, दोनों ध्यान रखना। हमें डबल चीजें याद करनी पड़ती है हरियाणा के पेपर में। साक्षरता भी इसकी अच्छी सी 81% थी और हमने देखा जनघनत्व सबसे ज्यादा 2442, उल्टा कर दिया 2442 सबसे ज्यादा। अदरवाइज 573 तो हरियाणा का एवरेज है, कहीं 300, कहीं 303 सबसे कम है सिरसा का, फिर 303 से ऊपर है सारे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। 500 और 2442 में जमीन आसमान का अंतर, सबसे ज्यादा बसा हुआ। फरीदाबाद को एक फरीद नाम का आदमी था, जहांगीर का कोषाधिकारी था, पैसा वैसा देखरेख करता था, उसने बसाया था, इसलिए नाम पड़ा फरीदाबाद, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। सैरा सर्वाधिक उद्योग वाला तिगांव। आज आगे बढ़ेंगे, फतेहाबाद के बारे में बातचीत करेंगे। फतेहाबाद आप जानते हैं फतेह सिंह अपने बेटे का नाम रखा था। जैसे बहुत पुरानी बात है, जब दिल्ली सल्तनत का राज चलता था तो उस टाइम पर यहाँ पर जब राजा लौट रहे थे दिल्ली सल्तनत के एक बड़े सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिनको कि कहते हैं शाह ए शहर, शहरों का निर्माता, शाह ए शहर और शाह ए नहर, नहरों का निर्माता। बहुत शहर बसाए, 300 शहर और ढेरों नहरें बनवाई, 5 बड़ी नहर और फिर पता नहीं कितनी उपनहरों पे काम किया। ये था फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम प्रतापी मान लीजिए। ये कहीं से कोई विद्रोह हुआ होगा, उसको दबाकर लौट रहा था, वहां जीत हासिल करके आया। तो जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, बीच में रास्ते में जब ये हरियाणा के हिसार फतेहाबाद वाला जो बेल्ट
बेल्ट पड़ती है ना, इसमें पहुंचे राजस्थान से वापस आते हुए। तो इनको खबर मिली कि इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो बहुत खुश हुए। तो जहां पे ये थे, रात में पड़ाव डाला था, बोले हम फतेह करके आए हैं, एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की और हमारे घर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, तो अपने बेटे का नाम हम फतेह सिंह रखेंगे। और इस इलाके में जहां मैं आज ठहरा हूं, भाई राजा है, कुछ भी घोषणा कर सकता है, बोले यहाँ एक शहर बसेगा जिसका नाम फतेहाबाद रखा जाएगा। तो इस तरह से फतेहाबाद शहर की स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने, फतेह सिंह अपने खुद के जो बिल्कुल नया बेटा जन्मा था उसके नाम पर। ठीक है, तो देखो हमने कब बनाया, 1997 में हिसार से अलग किया। 97 याद है, FJ फतेहाबाद और झज्जर। फरीदाबाद 79 का है, 79 को उल्टा कर दो 97, फतेहाबाद और झज्जर है। किसको तोड़ा गया, हिसार को। ये मैप अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसको भी छोड़ते हैं मैप को, मैप से आगे पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। इसका एरिया भी काफी बड़ा है, आप जानते हैं एरिया बड़े अगर बात करते हैं तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, ये बेल्ट काफी बड़ी एरिया को कवर करती है, ये वाली बेल्ट। तो इसमें देखो काफी बड़ा एरिया है। जो सबसे बड़ा एरिया था 4277 याद होगा ना, सिरसा का, उसी बेल्ट में है ये 2538। अभी हम क्षेत्रफल याद नहीं करेंगे, मुख्यालय सेम है क्योंकि सिर्फ एक का मुख्यालय अलग है, महेंद्रगढ़ का नारनौल में, बाकी सबके सेम है। यहाँ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, तहसीलों के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में नाम पता हो तो फतेहाबाद, टोहाना, रतिया बहुत इंपॉर्टेंट। फतेहाबाद, टोहाना, रतिया इसी में पढ़ते हैं। तो टोहाना, रतिया, भट्टू कला इसी में पड़ता है, भूना और जाखल। जाखल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फतेहाबाद का हर जिले का जो रेलवे स्टेशन होता है ना मेन, वो वहीं पे होता है जहां पे कि जिला है, जिले का मुख्यालय है। लेकिन फतेहाबाद एक ऐसा जिला है जिसका मेन जो रेलवे स्टेशन है वो फतेहाबाद में नहीं है, जो मेन रेलवे स्टेशन है वो जाखल में है। ये अलग से याद रखना। जैसे सोनीपत का मेन रेलवे स्टेशन क्या है, सोनीपत। अगर इसके आगे देखें तो कन्नौर में भी रुकती है ट्रेन, राजलूगढ़ी भी रुकती है, इससे पीछे देखें तो हरसाना भी रुकती है, तो राठधना भी रुकती है। ये गांव के नाम है आसपास के। अब वो स्टेशन मेन थोड़ी है, मेन है सोनीपत रेलवे स्टेशन जो सोनीपत जंक्शन बन चुका है। तो ऐसे ही सब जिलों के रेलवे स्टेशन मेन वही हैं जहां उनका हेडक्वार्टर है। लेकिन जो ये फतेहाबाद वाला है, इसकी खासियत है इसका रेलवे स्टेशन जाखल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो जाखल कहां पड़ेगा, फतेहाबाद में। जनसंख्या इनकी 10 लाख से कम दिखा रखी है। लिंगानुपात 902, तो काफी अच्छा है लिंगानुपात, काफी अच्छा, क्योंकि हरियाणा का तो बहुत बुरा हाल है ना। हरियाणा में तो 879 है, 1000 लड़कों के मुकाबले 879 लड़कियां हैं। तो ये लगा लो कि 121 लड़कियां कम हैं हर 1000 लड़कों के मुकाबले। तो कितनी कम महिलाएं हैं यहाँ। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो 902, तो ये बहुत बढ़िया साइन है कि यहाँ पे। लेकिन एक दुख की बात है कि हरियाणा में जहां जहां पिछड़ापन है ना शिक्षा का, वहां वहां लिंगानुपात बढ़िया है। ये इसीलिए है क्योंकि पढ़े लिखे लोग अबॉर्शंस ज्यादा कराते हैं। पढ़े लिखे लोग लड़की का पहले जन्म से पहले पता करवा के और भ्रूण हत्या करवाते हैं। ये इस चीज के आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका लिंगानुपात बढ़िया है, और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है गुड़गांव नंबर 1, उसका लिंगानुपात पूरे हरियाणा में सबसे खराब है, 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले। तो आप खुद देखो 879 से भी कितना कम है, 854। और वैसे कहने को लिटरेसी में नंबर 1 है, कहने को कॉल सेंटर्स की राजधानी है, IT सिटी है और दुनिया भर का पैसा वहां पर, स्मार्ट शहर है हरियाणा के दम पर, और वहां का लिंगानुपात सबसे खराब। ये लिटरेसी में पीछे ज्यादा अच्छा नहीं है लिटरेसी में, लेकिन आप ये देखो साक्षरता 67%, तो काफी कम है ना, क्योंकि हरियाणा की साक्षरता को देखें तो उसके मुकाबले काफी कम है। टोटल हरियाणा की बात करें तो 75% है आपका, तो उससे काफी कम। लेकिन जहां कम पढ़े लिखे हैं वही ठीक है इस हिसाब से देखें तो, क्योंकि वो लिंगानुपात को बराबर कोशिश पे रखते हैं। 902 ये उल्टी बातें हैं, अजीब है ना। पढ़ लिख के लिंगानुपात बढ़ना चाहिए था, बेटा बेटी बराबर मानने चाहिए थे। लेकिन सबसे खराब लिंगानुपात गुड़गांव का है जो सबसे एडवांस्ड है पढ़ाई लिखाई में, और जो सबसे पिछड़ा है पढ़ाई लिखाई में मेवात या नूह, उसका लिंगानुपात बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। ये भी पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा है लेकिन इसका लिंगानुपात भी बहुत बढ़िया। तो कितनी अच्छी बात है। इससे तो ये लगता है कि पढ़ा लिखा के लोग ज्यादा बेवकूफ बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जनघनत्व इसका 371 है, हरियाणा के टोटल से कम, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है। तो एरिया बड़ा है तो आबादी बढ़ जाएगी। अब अगर आप फरीदाबाद को देखें, छोटा सा एरिया है, आबादी बड़ी है, तो वहीं पास पास रहेंगे, इसलिए जनघनत्व 2442 था। सबसे कम था सिरसा का, जो भी पढ़ा नहीं है, 303। इसका भी काफी कम है 371, क्योंकि हमारी एवरेज 573 की है। 23 अगस्त 1351 को, तो ये याद रखने पड़ेंगे, अपने पहले शहर कौन सा बसाया। हिसार भी इसी ने बसाया, जिसका नाम है ना, ये देखो ध्यान से, अगस्त में बसा है ये 1351 को।
फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। ये जीत के आया था और जीत के साथ एक दुगनी खुशी हो गई, इसके घर बेटे का जन्म हुआ। एक तो इसने बेटे के जन्म का अवसर था और एक विजय प्राप्त करके आया था, इसीलिए इसने अपने बेटे का नाम रख दिया फतेह सिंह और नगर का नाम फतेहाबाद। इसकी स्थापना की। पिछली बार HSSC ने पेपर में दिया, निम्न में से कौन से शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? उसमें ऑप्शन था हिसार की स्थापना की इसने, या इसने फतेहाबाद की। फतेहाबाद की। अब दोनों ही गलत नहीं थे, दोनों ठीक हैं। हिसार भी इसी ने बसाया और फतेहाबाद भी, लेकिन पेपर में जो पूछा गया था उसके हिसाब से फतेहाबाद को ठीक माना गया। कारण बता दूं, ये 1351 में बसाया था पहले और दूसरा बसाया था 1354 में। वैसे अगर कायदे से देखें तो गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए था, पर ये HSSC है, कुछ भी कर सकती है। हिसार जिसने किया उसका काट दिया नंबर, उसका 1.25 नंबर गया। उसने अगर हिसार भरा था ना तो 1 नंबर तो अपना और 1.25 नंबर, मतलब उस कंटेक्स्ट में अगर वो 90 का है पेपर 100 का, मैं 100 के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप ये देखो कि गलत तो उसने भी नहीं किया ना जिसने हिसार किया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हिसार क्यों किया, फतेहाबाद करना था। या तो तुम ये पूछते कि पहले कौन सा बसाया। अब एक आदमी ने 2 शहर बसाए, तुमने इशारा ही नहीं दिया कि पहला बताना है कि दूसरा, या दोनों बताने हैं, और तुमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब यही दिक्कत है कि हरियाणा में इन बातों पे बहस कौन करे, वरना पढ़े लिखे आदमी के लिए ये सरासर गलत आंसर है कि भाई तुमने हिसार वाले के नंबर किस खुशी में काटे। क्या तुमने सन दिया था या तुमने पूछा था कि पहले कौन सा बसा? तुमने कहा निम्न में से कौन सा पहले बसा, तो हिसार वाले को भी ठीक मानते और फतेहा, तुमने पहले नहीं पूछा, तुमने कहा कौन सा बसा, तो दोनों बसे थे। लेकिन अब इनकी बेवकूफी से हमारे नंबर ना कटे तो हम अलर्ट रहे। पहले कौन सा बसा है? फतेहाबाद, फतेह सिंह की जन्म की खुशी में। फिर क्या बसा है? हिसार। 51 और 54 अलग अलग सन है। अब आगे मत गड़बड़ करना, इनका कोई भरोसा नहीं। फतेहाबाद जिले के पर्यटन स्थल में फतेहाबाद में मस्जिद है, मीर शाह मजार है और फतेहाबाद का किला भी है। फतेहाबाद, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, 1784 के पहले तक रानिया रियासत का हिस्सा था। हम जानते हैं ना भारत में बहुत सारी रियासतें थी जहां राजा महाराजा राज करते, तो रानिया का हिस्सा था ये। हरियाणा का प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संयंत्र, इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते हैं, पावर मतलब बिजली, बिजली बनाने का एक प्लांट लगा दिया। बिजली किससे बनेगी? पानी और कोयले से नहीं बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी नाभिकीय, जिसको आप कहते हैं कि चेन रिएक्शन होता है और बहुत थोड़े से आप अगर ईंधन यूज करते हैं यूरेनियम का तो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी बन सकती है। इसको यूज करना बहुत अच्छी बात है अगर आप बात कर रहे हैं बिजली बनाने की, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा इशू है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में छोटी सी भी गलती, ह्यूमन मिस्टेक से लीकेज अगर हो गई ना, तो आप ये मान लो कि फिर सदियों सदियों तक यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की पीढ़ियां, इनके शरीर बिल्कुल खराब हो सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर जो एनर्जी है ना, जो देखने में पॉजिटिव दिखती है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में आपने सुना तो हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कहीं पे किसी देश पे गिरा दिए जाएं तो वहां अगली कई पीढ़ियों तक शरीर की बीमारियां, लीवर खराब, हार्ट खराब, जीन्स जो हमारा शरीर बनता है ना, जीन्स से, क्रोमोसोम से, इनकी म्यूटेशन में गड़बड़ आ जाएगी। तो ये कोई मजाक नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आप कहीं भी लगा दें। जहां ये लगता है ना, अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो लोग इसको अपोज करते हैं, लगने नहीं देते कि भैया तुम किसी दिन छोटी सी गलती कर जाओगे। भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना है? मिक गैस वहां पे लीक हुई थी, कितने लोग मरे। जिस आदमी के अंडर वो सब चल रहा था वो आदमी भाग गया और अब कुछ साल पहले उसको बरी कर दिया कि कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है। जैसे उस आदमी को अगर सजा भी मिलती तो क्या फर्क पड़ता? जिनके बाप मर गए, भाई मर गए, माँ मर गई, जिनकी बहन मर गई, परिवार उजड़ गए, वो सूंघ के पता ही नहीं चला, लोग सो रहे थे, रात में वो गैस लीक हो गई, क्योंकि भोपाल में बहुत बड़ा गैस का प्लांट था और उस गैस को सोते सोते न जाने कितने लोगों ने सूंघा। अब वो कंट्रोल में कैसे है? कितनी आबादी तड़प तड़प के मर गई, किसी पे कोई जोर नहीं पड़ा। और फाइनली अब 2-3 साल पहले जिस आदमी, एंडरसन नाम था उस आदमी का, अमेरिका का था, उसको रिलीज कर दिया। पकड़ नहीं रखा था, केस चल रहा था, बस कह दिया नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट दे दो। तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है उस एरिया के लोगों का। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगा तो लिया हरियाणा में, पर इसको बहुत ज्यादा केयर से रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नुकसान में भी बात आ सकती है। और यही कारण है कि पढ़े लिखी स्टेट्स
अपने एरिया को अवॉइड करती हैं, जहां जनसंख्या होती है ना वहां अवॉइड करते हैं कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ। खैर ये एक तरह से प्रोग्रेस का भी कारण बनता है भाई, जहां पावर जनरेशन ज्यादा होगी उसका विकास भी होगा। अब वो डिपेंड करता है, साइंस तो भैया अभिशाप भी और वरदान भी, आप कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। तो हमारे हरियाणा का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में गोरखपुर गांव है जहां ये लगा है ना, उस गांव का नाम है गोरखपुर। गोरखपुर यूपी में भी है लेकिन ये हमारे वाला है। गोरखपुर गांव फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। 4 यूनिट्स इसकी लगेंगी और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ बिजली बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 1963 में यहाँ पहली कॉटन मिल मतलब सूती कपड़े की मिल लगी। क्या ये कपड़े की पहली मिल थी? नहीं, कपड़े की पहली मिल हमने कल पढ़ी थी और वो हमने पढ़ी थी 1937 में। याद करो, ग्रासिम नाम लिया था मैंने, ग्रासिम क्लॉथ मिल लगी थी। इस क्लॉथ मिल को भिवानी में लगाया गया था और फिर भिवानी में ये क्लॉथ मिल आगे बढ़ती गई थी। भिवानी में आज एक बहुत बड़ी चीज है, द TITS। ये क्या है? द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस। कपड़े में भी विज्ञान, उसके ऊपर भी रिसर्च। ये है TITS, ये भिवानी में है। कभी भिवानी में ही सबसे पहली बार कपड़े की मिल लगी थी 1937 में। अब हम कहें कॉटन कपड़े की कहाँ लगी, सूती कपड़े की, तो आप कहोगे वो फतेहाबाद में लगी 1963 में। ये 37 वाली कॉटन क्लॉथ की नहीं थी, ये ग्रासिम का था, सिंथेटिक कपड़ा। यहाँ कॉटन की पहली है। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं, इनको ऐसे ही याद करना, पेपर में जो आए वो बता देना, जो पूछा जाए। नेक्स्ट आता है हमारा गुरुग्राम, गुड़गांव। पहला नाम था गुड़गांव, अब नाम है गुरुग्राम। सबसे पहले भी गुरुग्राम था। किस गुरु को दिया था ये? गुरु थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दी। उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में गांव दिया था, तब इतने बड़े बड़े गांव थे, और उसी का नाम है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम स्टार्टिंग में उतना फेमस नहीं था, लेकिन गुरुग्राम की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती चली गई और गुरुग्राम में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज तक पूरे लोग जो हैं वो जानते हैं। और नवरात्रियों में तो खास है, क्योंकि गुड़गांव में शीतला माता का जो मेला भरता है वो नवरात्रि में बड़े स्तर पे भरता है। तो ये जो गुरुग्राम है या गुड़गांव जो पहला था, ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। पहली चीज गुरु द्रोण के नाम पर। और गुड़गांव हमारे साथ स्टार्टिंग से है, क्योंकि घर का जी मतलब गुड़गांव ही है। 1 नवंबर 1966 से सबसे एडवांस्ड शहर है, स्मार्ट सिटी है आपकी अपने बलबूते, आपको भारत की जरूरत नहीं पड़ी। गुड़गांव हमारा खुद का हरियाणा का स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी है। हमने 1 भी रुपया नहीं लिया देश की सरकार से कि हमें स्मार्ट शहर विकसित करना। फरीदाबाद के लिए मांगा, करनाल के लिए मांगा, इन द सेंस नाम दिए, उन्होंने कह दिया भाई इनके ऊपर लगाएंगे 500 करोड़ रुपए। लेकिन स्मार्ट सिटी गुड़गांव हमने खुद डेवलप कर रखी है। यहाँ वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनमें से 93 के दफ्तर यहाँ पर हैं, 93 के। कॉल सेंटर्स का बहुत बड़ा कामकाज है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 12वीं करते ही कॉल सेंटर्स में जॉब के लिए पहुंच जाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला शहर है और सारे का सारा काम धंधा बिजनेस जो करोड़ों अरबों रुपए का होता है वो तकनीक पर बेस्ड है। तो यहाँ पे इसको साइंटिफिक सिटी कहते हैं। आईटी का बहुत बड़ा कामकाज है, तो आईटी हब यहाँ पर पूरा डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966, क्योंकि घर का मतलब जी से यही था। 1258, ये थोड़ी बहुत अलग भी दी हुई है एक आधी किताब में, जब कराऊंगी सारे बता दूंगी। मुख्यालय सेम है, तहसीलें बस नाम पढ़ लो, गुड़गांव तो है ही। पटौदी है, पटौदी महल आपने सुना होगा, ये सैफ अली खान के जो पूर्वज हैं इनकी रियासत का हिस्सा पटौदी। सोहना, सोहना भी इंपॉर्टेंट है, इसको गुड़गांव न्यू गुड़गांव के हिस्से में भी गिन लिया जाता है। और सोहना खास जाना जाता है, एक तो विंटेज कार रैली यहाँ होती है। विंटेज मतलब होता है विरासत की, बहुत पुराने टाइम की कारें जिनकी उस टाइम में कीमत लाखों रुपयों में थी। जब आम आदमी के पास 1 रुपया नहीं था तो उस टाइम में भी लोग कारें रखते थे, बहुत अमीर आदमी। तो उन कारों को आज तक मेंटेन किया है। वैसे तो वो आउटडेटेड हैं लेकिन आज तक वो चलती हैं, उनको मेंटेन किया। उनको मेंटेन करना ही खर्चे का काम है, वो एज सच सड़क पे नहीं चलती। लेकिन उनकी एक कार रैली निकाली जाती है, एक कार रेस कराई जाती है और ये साल में 1 बार कराई जाती है। अब गुड़गांव में उस टाइम भी हो सकता है भैया अमीरों का राजपाट रहा हो, आज भी आप जानते हैं बहुत रिच लोग वहां रहते हैं। तो विंटेज कार रैली, पुरानी जो बहुत पुरानी कार है, इसमें छोटी मोटी कार नहीं आती, ये करोड़ों रुपयों वाली कार हैं, इनकी एक रैली है। और इसमें फिर एक से एक गाड़ी निकाल के सड़कों पे दौड़ाई जाती हैं, एक एरिया कर देते हैं भाई इससे इसके बीच में चलेंगी
जाएगी और फिर देखते हैं कि किसकी सबसे पुरानी गाड़ी और किसकी सबसे बढ़िया कंडीशन में आज भी चल रही है। तो विंटेज कार रैली कहाँ की जाती है? सोहना में। सोहना में एक नेचुरल गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का कुंड है, या कह लो झरना है। ये कुंड मतलब होता है तालाब, जैसे ऊपर से पानी गिरता है थोड़े पहाड़ों में से और नीचे पानी भरता है। ये हमेशा गर्म होता है, कारण ये सर्दी में भी गर्म रहता है, गर्मी में भी, कारण इस पानी में सल्फर की अधिकता होती है, सल्फर। और सल्फर की अधिकता के कारण, पेपर में आ जाएगा ये, इससे स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। जो कोई चर्म रोग है ना, कोई चमड़ी पे कोई रोग है, चमड़ी पे बहुत सारे रोग हो जाते हैं खासकर की ड्राइनेस के कारण, तो अगर आप इस पानी में नहा लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ये ठीक हो जाते हैं। उसका साइंटिफिक कारण क्या है? पुराने लोग तो बस ये कहते हैं भाई इसमें नहा लो तो चर्म रोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया कि ऐसा क्या है इस पानी में, तो इसमें सल्फर की अधिकता है। और सल्फर बॉडी की स्किन के जो बाहरी परत है इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए सल्फर की अधिकता होने के कारण सोहना के इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से चर्म रोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो सोहना बताया। फर्रुख नगर, फर्रुख नगर भी एक टाइम है, पुराना टाइम जब रियासत का हिस्सा था, और फर्रुख नगर में ही आपका सुल्तानपुर पड़ता है जहां आपका पहले बहुत बड़ा पक्षी विहार था। अब आगे आएगा तो डिटेल बता दूंगी। मानेसर भी एक उभरता हुआ शहर है, और मानेसर में आपका एक बहुत बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये है NBRC मानेसर में। ब्रेन रिसर्च यानी दिमागी रिसर्च जहाँ होता है नेशनल लेवल का, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपके मानेसर में। तो ये कुछ 2-2, 4-4 बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। फिर इसके बाद खंड में, ब्लॉक्स में फर्रुखनगर, गुड़गांव, पटौदी, सोहना। जनसंख्या देखो 15 लाख, हम लोग 15 लाख पढ़ चुके हैं, 18 लाख पढ़ चुके हैं, 17 लाख पढ़ चुके हैं। हिसार की, फरीदाबाद की, और हम देख रहे हैं गुड़गांव की भी जनसंख्या काफी ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा जनसंख्या क्यों है? क्योंकि उद्योग धंधे हैं। जनसंख्या, आबादी वहां बढ़ती है जहां पे कामकाज होता है। अब मान लीजिए कहीं कोई फैक्ट्री ना हो, कहीं जमीन बढ़िया ना हो, तो लोग क्यों रहेंगे? लोग वहां से बाहर जाएंगे ना। जहां खूब फैक्ट्री है, काम धंधे, उद्योग धंधे, तो लोग वहां जा जाके बसेंगे, आबादी अपने आप बढ़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं? लिंगानुपात देखो, ये शर्मनाक है, सबसे कम है पूरे हरियाणा में। हरियाणा सबसे कम है पूरे भारत में। पूरे भारत में 1000 लड़कों के मुकाबले 940 लड़कियां हैं, यानी 60 लड़कियां कम है 1000 पर। है तो ये भी शर्म की बात, पर फिर भी ये चलो निभ जाएगी वो वाला काम। लेकिन हरियाणा के तो बिल्कुल ही ये बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर है 879। आप ये देखो उससे भी कितनी कम है जो देश में है। और इतना बुरा हाल है कि 121 लड़कियां हर 1000 पर कम हैं। तो आप सोचो 10,000 पर कितनी कम होंगी? 1 लाख पर, 1 करोड़ पर, और आपकी आबादी टोटल है 2,53,51,462। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि इसमें लड़कियां कितनी कम होंगी और महिलाएं कम होंगी, तो फिर आप देश जो है बढ़िया नहीं चल सकता। क्योंकि किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी परिवार के लिए महिला और पुरुषों की बराबरी का, जैसे 50-50% होना चाहिए, 1-आधा% होता है, 49-51 चल जाएगा। लेकिन अगर आप महिलाओं की आबादी 20-30% पे ले आओगे तो फिर देश दुनिया कैसे चलेगी? ये दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं दिमागी रूप से। ये नेचुरल नहीं है, ये हमने कन्या भ्रूण हत्या कर करके ऐसा कर डाला है। और उसमें सबसे ज्यादा खराब देखो तुम हालत जिसकी है, वो यही लोग हैं। 854, हम 879 में भी थोड़ा सा शांति कर ले, ये देखना जरा। और वैसे इनकी साक्षरता देख लो आप, महिला साक्षरता में ये प्रथम है। तो जो सबसे पढ़े लिखे, वैसे भी टोटल साक्षरता में भी सिर्फ महिला नहीं, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ, ये टोटल साक्षरता में नंबर 1 है। और उस पढ़ाई लिखाई के आंकड़े को ठीक उल्टा कर दिया इन्होंने जब लिंगानुपात दिखाया। वापस जाते हैं, मेवात सबसे कम पढ़ा लिखा लेकिन लिंगानुपात में नंबर 1। फतेहाबाद कम पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हुए में गिना जाता है, लेकिन लिंगानुपात में बहुत बढ़िया, 900 क्रॉस कर गया। तो 854 और 902 में तो बहुत ज्यादा अंतर है ना, ये ध्यान रखना, उल्टा है ये। जनघनत्व यहाँ ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा, अब वो 2442 के मुकाबले कम है, फिर भी बाकियों से काफी ज्यादा है। तो 1200 के प्लस यहाँ पे 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में। इसके पर्यटन स्थल क्या है? शमा, एक रेस्टोरेंट टाइप मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल ऑन रोड ही है, तो बहुत बढ़िया घूमने फिरने टाइप की जगह है ये। सुल्तानपुर पक्षी विहार अब पक्षी विहार नहीं है, अब ये नेशनल पार्क है। 1971 की घटना है, जब आपके देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बंसीलाल जी हरियाणा के CM थे।
उस टाइम पर एक आदमी था पीटर जैक्सन, उनका पूरा नाम था माइकल पीटर जैक्सन, जैसे माइकल जैक्सन था ना वो डांसर, उसके जैसा माइकल पीटर जैक्सन। माइकल पीटर जैक्सन इंग्लैंड के थे और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक। तो इंडिया की सरकार ने इनको कुछ छोटा मोटा एक सचिव वचिव बनाया हुआ था। तो उसी दौरान ये घूमते घूमते कभी हरियाणा के सुल्तानपुर में पहुंचे। फर्रुखनगर में पड़ता है सुल्तानपुर, एक गांव का नाम है। वहाँ घूमते घूमते इन्होंने देखा कि उस एरिया में ना जमीन थोड़ी कहीं कहीं दलदली सी है, कहीं कहीं जो है पानी भरा खड़ा हुआ है महीनों महीनों तक, क्योंकि ऐसे इलाके जिनमें पानी नहीं सोखती मिट्टी उसको बोलते हैं वेटलैंड। वो हमेशा गीले रहते हैं, हमेशा गीले रहते हैं, मतलब भरा रहता है पानी, उसमें खेती नहीं कर सकते, वेस्ट है वो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना आप वहाँ घर बना सकते, ना आप कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना आप वहाँ पे खेती, तो एक तरह से वेस्ट मान लीजिए। लेकिन वो अच्छी रहती है, अगर देखें जंगल वहाँ पैदा हो सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं, जानवर पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है। तो माइकल पीटर जैक्सन ने एक लेटर लिखा इंदिरा गांधी को कि आपके दिल्ली से भाई इतने किलोमीटर दूर, लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा या हो सकता है 30-40 ही हो, इतने किलोमीटर दूर एक एरिया है, पूरा वेटलैंड है और ये बहुत बढ़िया, आप इसको पक्षियों के लिए विकसित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में ढेरों पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी, साइबेरियन सारस, यानी कहाँ कहाँ से उड़ के, रशिया से, चाइना से यहाँ आते हैं। तो इंदिरा गांधी ने वो लेटर पढ़ा और उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि आप आके देखिए, अगर आपको लगे तो मुझे लगता है आप इसको पक्षी विहार घोषित कर दें। इंदिरा गांधी ने प्लान बना लिया कि जाना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंदिरा गांधी को अर्जेंट कोई काम आ गया, वो नहीं जा पाई। तो उन्होंने सीएम को कह दिया, बंसीलाल जी को, कि आप देख लीजिए सर कि क्या जरूरत है इसको बनाने की, पक्षी विहार। तो बंसीलाल जी ने विजिट किया और फाइनली उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वैसे भी खाली पड़ा है ना, यहाँ पे हमें अंदर कोई रोड निकालना, ना हमें यहाँ कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनानी, ना यहाँ खेती हो सकती, तो क्यों ना इसको ये पक्षी विहार बना दें। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, इसको पक्षी विहार बना देते हैं और 1973 में इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नाम हो गया कि सुल्तानपुर पक्षी विहार। यहाँ कई 100 पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं और इस सीजन में अक्टूबर से मार्च तक ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ वॉच टावर्स हैं जहाँ पक्षियों की प्रजातियों को आप दूरबीन से देख भी सकते हैं। 5 रुपए की टिकट लगती है, यहाँ घुसने की कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये कोई जैसे नेशनल पार्क में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जीप वगैरह चलती है, इसमें कुछ नहीं चलता, आप बिल्कुल पैदल पैदल चले जाओ, इतना बड़ा भी नहीं है, आप मेन हिस्सा पैदल जाके कवर करके आ सकते हैं। मैं गई हुई हूँ इसलिए बता रही हूँ, देखने लायक है। अगर ऐसे देखें तो कोई यहाँ ना तो शेर मिलना, ना चीता मिलना, ना कोई आपको बाघ मिलना, ना कोई जिराफ मिलना, कुछ नहीं है। यहाँ कीकर ही कीकर है। आपको एक आधी कोई भैंस वैंस मिल जाएगी, एक आधी कोई गाय वाय मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जब हम गए थे तब अप्रैल का महीना था, तो उन्होंने कहा अब तो पक्षी भी उड़ गए, हमें तो पक्षी भी नहीं दिखे थे, पर वो बता रहे थे कि पक्षी आते हैं। अब ये नहीं पता कि सच में आते हैं कि नहीं, फिर भी हिस्ट्री में नाम लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं कि पक्षी विहार है, जो बाद में क्या बन गया, नेशनल पार्क। पक्षी विहार सिर्फ पक्षियों के लिए था, बाद में नेशनल पार्क बना दिया। दमदमा झील पड़ती है आपके सोहना में, जहां गर्म पानी का झरना है और ये मानव निर्मित झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। 3000 एकड़, 1 एकड़ का मतलब 1 किला आम भाषा में, 3000 एकड़ जमीन पर ये झील बनाई गई, मतलब थोड़ा नीचा एरिया था, खोद दिया, झील बन गई। तो सबसे बड़ी झील हरियाणा की दमदमा है, भाई दम है, इतनी बड़ी झील है दमदमा, 3000 एकड़ में, सोहना में। सोहना पड़ेगा आपके गुड़गांव में, ठीक है। ये फर्रुखनगर में है, सुल्तानपुर गांव पड़ता है फर्रुखनगर, फर्रुखनगर पड़ता है गुड़गांव में। तो ये फर्रुखनगर में है और ये सोहना में है। नेक्स्ट देखें, माता शीतला देवी मंदिर। माता शीतला देवी की कहानी मैंने हल्की सी बताई भी थी, अब फिर बता दूं, क्योंकि आप इसको याद रखना। अब ये चीजें बार बार नहीं होंगी, अब टॉपिक्स कवर होते जाएंगे हमारे। माता शीतला देवी का असली नाम जो है, फेमस जो है दूसरा, वो माता मसानी भी है, माता मसानी। थोड़ा सा इसको हम उससे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बार बार आएगा और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। अब ध्यान से सुन लो, माता शीतला देवी ही माता मसानी हैं। शीतला देवी या माता मसानी एक ही हैं, ये मसानी। एक दिन मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई, दोबारा सुन लो उस कहानी को। अब के बाद नहीं बताऊंगी दोबारा, मतलब ये सेकंड टाइम है, बहुतों ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। अब के बाद सिर्फ शीतला देवी का नाम आएगा, ये कहानी दोबारा नहीं बताऊंगी। माता मसानी है, माता शीतला देवी की कहानी है। ये दिल्ली के एक गांव
केशवपुर में जन्मी थी। ये सब लोग सच में इंसान थे, ये भगवान नहीं थे। गुरु द्रोण एक इंसान थे, पांडव इंसान थे, कौरव इंसान थे। जैसे भगवानों के रूप में हम पूजने लग गए अलग बात है, लेकिन ये थे इंसान। तो केशवपुर गांव आज भी आपके दिल्ली में एज इट इज बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ की ये बेटी थी, यहाँ की लड़की थी। केशवपुर गांव में धीरे धीरे जो है, जैसे उस टाइम पे बीमारियां बहुत फैलती थी, तो चेचक और माता ये बहुत कॉमन रोग थे, और लगभग बच्चे इसकी गिरफ्त में आते थे और बहुत सारे मर जाते थे। तब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। जैसे मान लीजिए किसी घर 10 बच्चे हैं तो 7-8 तो ऐसे ही चले जाएंगे 5 साल से पहले। कोई किसी को मसानी रोग हो गया या चेचक हो गया, माता हो गई, हैजा हो गया, दवाइयां थी नहीं। तो इस रोग में जब जैसे कभी केशवपुर गांव में ये फैला, तो ये जो लड़की थी बहुत भक्ति करती थी। इन्हीं का नाम है ललिता, इन्हीं का नाम है कृपी। कृपी, माता कृपी लिख देते हैं। ललिता, कृपी, मसानी, शीतला माता सब एक हैं। कृपी, कृति नहीं कृपी। तो ये भगवान की बहुत भक्ति करती थी। तो ऐसे कोई बहुत बीमार था बच्चा, वो जैसे गांव के लोगों को लगा भाई ये भक्ति ज़्यादा करती है, इसके पास ले चलते हैं। डॉक्टर थे नहीं उस टाइम पर, तो इन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा, कुछ इस तरह के मंत्र वंत्र बोले, वो बच्चा हो गया ठीक। 2-4 दिन में उसका जो वो चेचक था ना वो ढलने लग गया। माता क्या होती है, दाने निकलते हैं, फिर एक टाइम पे वो लगता है कि बहुत ज़्यादा निकल गए, फिर धीरे धीरे वो ढलने लगते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे धीरे धीरे लोग ठीक होने लग गए। बच्चों को लाते वो ठीक हो जाते। तो ये फेमस हो गया, आसपास फैल गया कि भाई केशवपुर में एक ऐसी कोई माता है, देवी के रूप में एक बच्ची है, एक लड़की है, जो जिस बच्चे के सिर पे हाथ रख दे उसको दोबारा चेचक और माता या मसानी का रोग नहीं आता। तो फिर वहां से फेमस होते होते आसपास के गांव में बात फैल गई। अब लोग जो है केशवपुर जाने लग गए। बाद में केशवपुर की ये जो लड़की थी माता कृपी या ललिता, इनकी शादी हो जाती है गुरु द्रोण से, द्रोणाचार्य जिनका नाम है। अब ये नहीं पता इन कहानियों में कितनी सच्चाई है या कितनी झूठी है, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी का कोई वो तो है नहीं कि 100% ऐसा था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि द्रोण से शादी करके जब ये गुड़गांव चली गई, उसके बाद भी केशवपुर में इनके जो वो एक था ना कि भाई इनका प्रभाव था वो बना रहा, और लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया, वहां लोग पूजने लग गए, बीमार बच्चों को लाते, माथा टिकवाते, वो ठीक हो जाते। तो केशवपुर फेमस हो गया बहुत। जैसे अब ये इंसान थे तो ये चले भी गए, भाई चले गए ये। इसके बाद बहुत बाद में कहते हैं एक चौधरी थे सिंघाराम, सिंघा चौधरी सिंघा के नाम से फेमस है। एक दिन उनके मन में ये बात आई, वो उन्होंने कहा कि भाई मुझे सपने में माता दिखाई दी। तो वो गुड़गांव में थे ये चौधरी सिंघा, और इन्होंने कहा मुझे ना माता दिखाई दी है, और उन्होंने मुझे कहा कि मंदिर बनवाओ मेरा। तो इन्होंने, अब ये ठाट बाट वाले अमीर आदमी थे, बड़े जमींदार थे, बना दिया मंदिर। मंदिर बना दिया तो वहाँ केशवपुर जाके और वहाँ से कुछ मिट्टी विट्टी जैसे लोग ले आते मान्यताओं के अनुसार, वहाँ से कोई मिट्टी विट्टी लाए और मूर्ति की स्थापना करवा दी। तो माता शीतला की मूर्ति की स्थापना। तो फिर केशवपुर वाले जो लोग थे वो चिढ़ गए, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे हमारे गाँव से ये ले गए, और वो माता तो हमारे गाँव की थी। अब वो माता नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो केशवपुर वाले एंटी हो गए गुड़गांव वालों के कि तुमने ऐसे कैसे बना लिया, और ये हमारे यहाँ पे जन्मी थी, हमारे, वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ की बहू थी, हमारा हक पहला है। अब वो माता यहाँ है नहीं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। फाइनली कहते हैं जब ये सब चल रहा था, लेकिन जब ये सब चल रही थी ना चीजें, तो मध्यकाल था। मध्यकाल में मुस्लिम साम्राज्य का बाहुल्य था। तो ये बात थोड़ी दबी दबी सी रह गई, वो भी चीख रहे हैं, भी चीख रहे हैं, बात दबा दी गई। एक बेगम समरू है हिस्ट्री में, जो बार बार नाम आएगा, बेगम समरू, दिल्ली में बैठी थी। बेगम समरू का बेटा हो गया बीमार, उसको चेचक हो गया। अब बेगम का बेटा है तो भी बड़ी हस्ती है, तो बेगम समरू के बेटे को किसी ने कह दिया, माँ ने सारी झाड़ फूंक की बात नहीं बनी, किसी ने कान में डाल दिया कि ऐसे ऐसे गुड़गांव में एक मंदिर है, वहां ले जाओ ठीक हो जाएगा। बेगम समरू के बेटे को वहां ले जाया गया, वो माथा टिकवाया गया, और अगले ही दिन से उनका जो चेचक के दाने थे, माता के दाने थे, वो ढलने लग गए। तो बेगम समरू ने कह दिया भाई इसका मतलब अगर मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसका मैंने कहां कहां से इलाज करवाया वैद्यों से, कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन गुड़गांव जाते ही माथा टेकते ही ठीक हो गया, इसका मतलब गुड़गांव में ही माता कृपी का जो है वो बसावट है। तो उसके बाद केशवपुर वालों को पीछे हटना पड़ा, और जो गुड़गांव था वहां फेमस हो गया माता शीतला देवी का मंदिर। ये मंदिर तब तो छोटा सा बनाया था, क्योंकि सिंघा जो थे, चौधरी सिंघा, वो कोई बहुत ऐसे नहीं कि इंडिया के राजाओं, उन्होंने छोटा मंदिर बनवाया। लेकिन अब लोगों की मान्यता हो गई कि केशवपुर से माता रानी चली गई, और वो अब कहाँ रहती हैं, गुड़गांव में। तो गुड़गांव जाने लग गए लोग बेगम समरू के इस किस्से के बाद, क्योंकि बेगम समरू एक महिला, फेमस महिला है, तो उसके बाद ये गुड़गांव की तरफ चल पड़े। अब एक आदमी है जाट राजा जवाहर सिंह, सूरजमल का नाम सुना, उन्हीं के वंश में जवाहर सिंह।
जवाहर सिंह के पास खूब पैसा है, भरतपुर के राजा हैं, भरतपुर मतलब राजस्थान, तब राजस्थान भी तो इसका हिस्सा ही था, ये सब टच तो इलाके थे। तो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अपने प्रॉपर्टी का पैसा खर्च किया, और जो आज आप मंदिर देखते हैं ना, गुड़गांव का शीतला माता का मंदिर, कितना बड़ा परिसर है, देखो मंदिर के अंदर मूर्ति है, उस मूर्ति के बाहर कितना बड़ा हॉल है, मतलब पैसा लगा रखा है वहां, और फिर आसपास भी कई मंदिर विकसित हैं। तो वो जो प्रेजेंट में है वो बनवाया था भरतपुर के राजा ने, जिनका नाम था जवाहर सिंह। तो आज वाला शीतला देवी का मंदिर अगर पूछें किसने बनवाया, तो ये भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। लेकिन पहले एक छोटा सा मंदिर 4 ईंट रख के जो बनवा दी, वो सिंघा, चौधरी सिंघा ने बनवाया था। ठीक है, ये बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि बेहद मान्यता है। पता नहीं कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया को छोड़ दो, बाकी सारे भारत से लोग आते हैं अपने बच्चों का यहाँ माथा टिकवाने, कि बच्चों में कोई बीमारी ना हो। और कितनी ही साइंस एडवांस हो, कितनी ही मेडिसिन हमारे देश में आ गई हो, दुनिया में आ गई हो, लेकिन आज भी कोई ऐसा घर नहीं होगा आम परिवारों में जहां बेटा या बेटी जन्म के बाद जिनको वहां ना ले जाते हो। बहुत लोग तो मुंडन ही वहां कराते हैं, बहुत लोग मुंडन नहीं कराते, लेकिन अपने बच्चों को जरूर वहां पे माथा टिकवा के लाते हैं। ऐसा मानते हैं कि उससे उनके जीवन में कोई बुरी बीमारी नहीं आएगी। अच्छी बात है, जहां जैसी मान्यताएं चलती रहे, बस उसमें गड़बड़ियां ना हो, अब इस तरह की चीजें ना हो जो अंधविश्वास की तरफ जाएं। तो ये है माता मसानी की कहानी। माता मसानी ही माता शीतला देवी है, यही कृपी है, यही ललिता है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी मैंने आज सुना दी आपको सारी। अब मैं दोबारा ये पूरी कहानी नहीं गाऊंगी, अब सिर्फ आपको माता मसानी कहते ही समझ जाना, शीतला देवी, कृपी और ललिता, गुरु द्रोण की पत्नी, जवाहर सिंह, जाट राजा, कहाँ के हैं ये, भरतपुर के। ठीक है, और चौधरी सिंघा। चलिए अब वापस आते हैं, क्योंकि गुड़गांव पढ़ रहे हैं, वापस गुड़गांव पे। ये चीजें एक बार सुन लेते हैं ना, फिर पढ़नी होती हैं बार बार किताबों से, तब याद होती हैं ये। देखो वापस आए हम लोग, ये रहा माता शीतला देवी मंदिर। अब सिर्फ इतना लिखा मिलेगा, ये कहानी किताब में ऐसा सच नहीं लिखी, ये कहानी सुन के हमें बस दिमाग में रखनी है कि ऐसे ऐसे माता मसानी का मंदिर बना। ठीक है, फिर है सराय अलावर्दी मस्जिद। अब देखो इसके नाम में सराय भी है और मस्जिद भी। सराय वो होती है जहां आप ठहरते हैं, और मस्जिद जहां इस्लाम धर्म के लोग पूजा करते हैं, जैसे कि मंदिर है हमारा। ये एक ऐसी मस्जिद है जिसमें सराय भी है, ठहरने का इलाका भी है। अलावर्दी, अलावर्दी नाम के आदमी ने बनाई, तो नाम पड़ गया सराय अलावर्दी मस्जिद। समझे, इसमें मस्जिद भी है पूजा करने वाली, और सराय भी है ठहरने वाली। गुड़गांव में है सराय अलावादी भी लिख देते हैं, अलावर्दी भी लिख देते हैं, अल्लावर्दी भी लिख देते हैं। नेट पे आप कुछ भी ढूंढेंगे सब मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। फिर सोहना का किला भी है, सोहना में देखो दमदमा झील भी थी, किला भी है। इसी को एक फोर्ट, अरावली फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, अरावली फोर्ट, अगर पेपर में आ जाए अरावली फोर्ट। अरावली गोल्फ कोर्स देखो कल पढ़ा था फरीदाबाद में, 12 होल्स वाला, 75 एकड़ वाला। अरावली फोर्ट अगर पूछे ना, अरावली का किला, तो वो सोहना के किले का ही नाम है, सोहना का किला ही अरावली का किला है। पटौदी महल है, पटौदी तो फिर यहाँ पे ये पूरा फैमिली जो क्रिकेटर्स वाली है, ये वाली। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जुड़ा है, जो मैंने आपको माता कृपी की कहानी सुनाई वो सारी द्रोणाचार्य से है। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की जहां बात आ जाए, टेक्नोलॉजी की जहां बात आ जाए, तो बिना सोचे समझे आप टिक कर दोगे गुड़गांव में, गुरुग्राम में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ये भी काम का है, हरियाणा हिपा बोल देते हैं इसको, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मतलब तुम और मैं, लोक, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, तो हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हिपा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आपके हरियाणा के HCS वगैरह जो होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे IAS वगैरह की ट्रेनिंग तो होती है इसमें मसूरी में, लेकिन जो आपके हरियाणा के स्टेट पे कोई DSP लगेगा, कोई इस तरह के छोटे SDM लगेगा, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हिपा बनाया गया, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ है, गुड़गांव में। ध्यान रखना गुड़गांव इंपॉर्टेंट है, हिपा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरुग्राम को साइबर सिटी, तो साइबर जहां समझ जाओ, CYBER तो टेक्निकल और ये सब चीजें उससे ही हैं। और सोलर सिटी भी कहा जाता है। सोलर सिटी क्यों कहते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पूरी धरती पर एक बहुत बड़ा देशों ने मिलकर ISA बनाया, पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल सोलर
अलायंस, यानी इंटरनेशनल तो दुनिया के लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय, सोलर तो सौर, अलायंस मतलब गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। पूरी धरती के बहुत सारे देशों ने कहा कि आने वाले टाइम में ये कोयला, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा अगर हम इसी स्पीड से लगातार इन चीजों को यूज करते रहे। तो कहा कि सोलर एनर्जी की तरफ मुड़ना चाहिए, खासकर उन देशों को जो 0 डिग्री और 23 डिग्री कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा के बीच में आते हैं। तो हमारे तो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी इस तरह के देश जिनके यहाँ धूप अच्छी पड़ती है, उन लोगों को कुछ इस तरह का काम करना चाहिए कि वो कोयला, पेट्रोलियम पे अपनी जो हमारी डिपेंडेंसी है इसको घटा के और इसको सोलर एनर्जी की तरफ मोड़ दें। तो इसके लिए ISA बनाया गया, कई साल से इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। इसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुड़गांव में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हीपा पूछें, ISA पूछें, साइबर सिटी पूछें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पूछें, या शीतला माता का मंदिर, या सराय अलावर्दी मस्जिद, जो मस्जिद भी और सराय भी, तो ये सारी चीजें, शमा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार था, अब तो नेशनल पार्क है, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? सब गुड़गांव में जाएंगी। सारी इंपॉर्टेंट हैं जितनी बताई। तो साइबर सिटी याद रखना, साइबर मतलब इससे जुड़ा आपके सारे टेक्नोलॉजी वाला, और सोलर सिटी ISA के कारण, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये गुड़गांव समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़गांव। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हिसार का। हिसार किसने बसाया? फतेहाबाद जिसने बसाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन हिसार बाद में बसा, पहले फतेहाबाद बसा, इसीलिए उन्होंने फतेहाबाद को ठीक माना, हिसार को गलत हिसार भी नहीं था। हिसार की बात थोड़ी सी सुन लो, क्योंकि उसी आदमी ने बसाया है, हम हिस्ट्री में उसके बारे में जब भी बात करेंगे तो ये सब तुम्हारे दिमाग में हो। उसने फतेहाबाद 1351 में, फिर 1354 में क्या किया देखो, 4 ऐसे गेट लगवाए। ये 4 गेट, इनका नाम है दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट। 4 गेट हैं ये। एक का नाम मान लो इधर दिल्ली गेट, एक का नाम मान लो मोरी गेट, एक का नाम तलाकी गेट, और एक का नाम नागौरी गेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन चारों के बीच में जो शहर बसा वही आपका हिसार कहलाया। 4 गेट बनवाए, बड़े बड़े गेट। पता है आपको, पुराने टाइम में ऐसे भारी भरकम गेट बनाते थे, वो एंट्री का द्वार होता था। चारों तरफ जंगल जंगल, बीच में एक गेट खड़ा होगा, वो एंट्री द्वार। फिर उस पे कच्चे रास्ते को मेंटेन किया या पक्के रास्ते को मेंटेन करते थे। तो हिसार बीचों बीच बसाया, 4 गेट इसके मुख्य द्वार बन गए, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट। ठीक है, ये बाद में बसा 1354 में। ये हिसार हमारा कब बना? GH मतलब हिसार, यानी 1 नवंबर 66 को भी था। इस हिसार की इंपॉर्टेंस क्या है? इसको बसाया जिसने है, जिसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। उस तुगलक को कभी ऐसे ही, जैसे ये लोग ऐसे घूमने जाते थे, कभी कहीं विद्रोह दबाने, कभी जंगलों में, कभी ये सेना ले लेके कहीं कहीं अभियान चलाते थे। उसी अभियान के दौरान इसी इलाके में उसको एक गुजरी जाति है ना, गुजरी, ये महिला मिली। तो कहते हैं गुजरी महिला जो है, इसने इससे शादी की। तो गुजरी महिला को इसने कहा कि चलो भाई तुम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इनकी सल्तनत थी, तुम दिल्ली चलो। तो गुजरी महिला ने कहा नहीं, मेरे पीछे तो मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, छोटे भाई हैं, और मैं ऐसे दिल्ली नहीं जा सकती। आप मेरे लिए यही महल बना दो भाई, मैं यहीं रह लूंगी। आप जब भी आप भाई फ्री होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे, कभी आप हिसार आएंगे, तब हम मिल लिया करेंगे। भाई आप मेरे परिवार और मेरे लिए यहीं ठौर ठिकाना बना दो। तो इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में उस गुजरी के लिए गुजरी महल बनवा दिया। एक महल बनवा दिया जिसका नाम क्या है? गुजरी महल। गुजरी महल पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, फिरोज शाह का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें गुजरी महल है। और इस महल में ही एक लाट की मस्जिद, एक मस्जिद बनवाई। उसके बाहर ऐसे एक बड़ी सी ऐसे एक वो खड़ा हुआ है, ऐसे पिलर टाइप का, उसको बोलते हैं लाट की मस्जिद। मस्जिद है जैसे इस तरफ चारों तरफ मस्जिद का हिस्सा है, और इसके कारण उसका नाम पड़ गया लाट की मस्जिद। यानी इस मस्जिद में एक लाट खड़ी है, जैसे कोई पिलर टाइप मान लो खड़ा हुआ है। ये 20 फुट ऊंचा है, और ये जो लाट है इसके कारण भी ये फेमस है। कई बार आता है लाट की मस्जिद कहाँ है? गुजरी महल में। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें। कितने गेट थे हिसार के चारों तरफ? 4 गेट, दिल्ली, मोरी, तलाकी और नागौरी। बाद में बसा, पहले फतेहाबाद बसा। चलो पढ़ते हैं हिसार के बारे में। स्थापना वर्ष कब है इसकी? 1 नवंबर 1966 को। एरिया काफी बड़ा है, क्योंकि 4 एरिया ज्यादा बड़े हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। आपने देखा है ना मैप में कितना बड़ा एरिया है ये।
मुख्यालय इसका सेम है, एक ही का मुख्यालय अलग है महेंद्रगढ़ का, बाकी सबके सेम है। इसकी तहसीलों के नाम पढ़ लो, हिसार यहाँ पड़ेगा, आदमपुर पड़ेगा हिसार में, हांसी तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, नारनौंद, एक नारनौल है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा, नारनौल ये महेंद्रगढ़ में उसका हेडक्वार्टर है, और एक है नारनौंद, ये कहाँ है, हिसार में, नारनौंद। एक है बरवाला, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, बास। तो ये नारनौंद याद रखना अलग जगह है। फिर खंड इसके ब्लॉक आदमपुर, बरवाला, बास, हांसी फर्स्ट, हांसी सेकंड, हिसार फर्स्ट, हिसार सेकंड, नारनौंद, अग्रोहा, अग्रोहा भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और महाराजा अग्रसेन के नाम पर है अग्रोहा। और उकलाना में एक बहुत फेमस मंडी बताते हैं, बहुत पुरानी मंडी, और देसी घी की सबसे पुरानी मंडी है यहाँ। बहुत पहले हजारों मतलब कई 100 साल पहले भी देसी घी बिका करता था। तो देसी घी की पुरानी मंडी आपके हरियाणा में कहाँ है, उकलाना मंडी। कहाँ पड़ेगी, हिसार में, जहाँ वो 4 गेट थे ना वहीं पर है उकलाना मंडी। अग्रोहा भी वहीं पर है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर अग्रोहा बसा था। फिर हांसी है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट शहर है, और ये अपना बरवाला है, नारनौंद है, बास है, ये सब वही है। जनसंख्या देखो इनकी 17 लाख, यानी काफी ज्यादा जनसंख्या है। हिसार की भी 18 लाख तो नंबर 1 थी ना, किसकी थी वो, फरीदाबाद की, इनकी भी काफी अच्छी है। 3 बड़ी जनसंख्याएं, FHB फरीदाबाद, हिसार और भिवानी, बड़ी जनसंख्या थी ये 17 लाख। लिंगानुपात इनका 879 है पूरे का, इनका 887, लगभग हेरफेर में। साक्षरता ठीक ठाक सी है 72, क्योंकि हमारे हरियाणा की पूरे की 75 है। जनघनत्व इनका ज्यादा नहीं है क्योंकि एरिया बड़ा है ना। हिसार के पर्यटन स्थल सुन लो अब, पहला क्या लिखा है देखो, गुजरी महल, पहला पर्यटन स्थल का नाम है गुजरी महल। कारण मैंने बताया, इनके जो इन्होंने गुजरी से महिला से शादी कर ली थी, उस गुजरी ने कहा कि भाई मैं दिल्ली तो नहीं जाके रह सकती, मेरे साथ मेरा परिवार नहीं जा सकता, तो वहीं बनवा दिया उसके लिए गुजरी महल फतेह, इसमें हिसार में। शेख मुनैद की मजार है, जहाज कोठी को भी सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कि इस कोठी की शेप जहाज जैसी है, इसलिए नाम पड़ गया जहाज कोठी, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, एक आदमी था आयरलैंड का, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कई बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर। आयरलैंड से एक आदमी, जिसके कि पिताजी एक लेबर थे, बहुत गरीब थे, वो लड़का ना पढ़ा ना लिखा, मतलब नालायक टाइप का एक लड़का, चोर उचक्का मान लो, आयरलैंड से पानी के जहाज में बैठ के चोरी छिपे और यहाँ आके उतर गया दक्षिण भारत में। तो आयरलैंड से वो भारत आ गया, क्योंकि उस टाइम पे, पुराने टाइम में हमारे यहाँ दुनिया भर के लोग रहा करते थे, एंग्लो इंडियन, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, तो ऐसे एक और आ गया, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछने वाला है। तो भारत आ गया। अब भारत इसने साउथ इंडिया में जब ये आया तो इसने कहीं कहीं छोटी मोटी नौकरी की, भाई पेट भरने के लिए काम काज तो करना पड़ेगा। ऐसे ही करते 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 फाइनली, अब सोचो जो ये चोर उचक्का टाइप का आदमी है, जिसकी आइडेंटिटी 0 है आयरलैंड में, वो इंडिया आके और कैसे करते करते मेहनत, बेगम समरू की, जो बेगम समरू मैंने बताया भी आपको, उसका बेटा बीमार हुआ, उसकी सेना में भर्ती हो गया। ये मराठों तक इसकी पहुंच बन गई, मतलब ये एक जानी मानी हस्ती बन गया। फिर फाइनली ऐसा टाइम आया कि इसने अपना एक इलाका बोला, ये मेरा इलाका है, वो इलाका ही इसने रख लिया, हरियाणा का इलाका, हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा हिसार के आसपास का। इसने कहा ये मेरी टेरिटरी है, ना मैं यहाँ मुगलों की सुनूंगा और ना मैं यहाँ पे किसी ये मराठे वराठे की सुनूंगा, अपनी टेरिटरी अलग से। एक चोर उचक्का नालायक निकम्मा कामचोर आदमी, जिसको उसके देश में लात मार के निकाल दिया, वो यहाँ आके और यहाँ के एरिया का हेड बन गया, और हमने कुछ किया भी नहीं। और हेड नहीं बना, उसने हरियाणा के जो ये हिसार का इलाका है, ये अपना ऐंठ लिया, जींद वाला भी बहुत सारा हिस्सा, और अपनी एक राजधानी बना ली इसने, देखो जरा, हांसी। और सिर्फ इतना नहीं किया, इसने एक टकसाल लगा ली, टकसाल समझते हो, मिंट, जहां सिक्के बनते हैं, और अपने नाम का सिक्का चलाया। वो कहावत है ना कि मेरा यहाँ सिक्का चलता है, तो इसने ऐसे कामचोर निकम्मे टाइप के आदमी ने यहाँ आके टकसाल लगाई जिसमें सिक्के बनते थे, और उस पर इसका सिक्का, भाई ये किसका सिक्का है, तो जॉर्ज का, सेंट जॉर्ज का सिक्का है। तो ये यहाँ का राजा बन गया, और इसने अपनी राजधानी बना ली हांसी। तो हिसार के इलाके में एक्टिव था ये, और वहाँ पे इसने कई बार पूछा गया ये इसकी राजधानी क्या थी, हांसी। टकसाल बनाई, सिक्के चलाए, लेकिन लंबा नहीं टिका, कुछ साल ये इस तरह से कर पाया। फिर इसके ढेर दुश्मन पैदा हो गए। फ्रांस का एक पैरो था, फ्रेंच कंपनी का पैरो था, उसने इसको पकड़ लिया सिंधिया की मदद से। फाइनली 1802 में एक छोटी सी एज में ये मारा भी गया, लेकिन जब तक जिया तो सोचो इंडिया में तो ऐसी करता रहा। उसकी कोठी है जहां वो रहता था, तो उस कोठी का नाम था जॉर्ज कोठी, और उसका नाम जॉर्ज है तो जॉर्ज कोठी। अब सोचो ये हमारे परदादा के भी परदादा के टाइम की घटना है, 1700-1800 की। 1800 के स्टार्टिंग में, 1802 में तो ये मरी गया था। तो सोचो 1800 में तुम्हारे घर की कौन सी पीढ़ी रही होगी, क्या उनको जॉर्ज बोलना आता होगा? नहीं। तो वो जॉर्ज को बोलते जहाज,
बिगड़ बिगड़ के, भाई किसकी कोठी है, तो जॉर्ज तो बोलना नहीं आता, हमारी दादी के टाइम में भी जॉर्ज बोलना मुश्किल दिखता था, तो जॉर्ज की जगह बिगड़ बिगड़ के जहाज जहाज जहाज, तो जहाज कोठी बन गया। ये कोई जहाज कोठी नहीं थी, ये किंग जॉर्ज की कोठी थी। और सच्चाई तुम्हें बता दूं, ये कोठी बनने से पहले ये जैन मंदिर था, उसको तोड़ा गया था। तो जैन मंदिर को तोड़ के इस जॉर्ज ने अपनी कोठी डेवलप की और इस कोठी को आज म्यूजियम बना दिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारत सरकार के अंडर जो डिपार्टमेंट है, वो इसकी देखरेख करता है। तो देखो कहाँ से कैसी चीजें बदल जाती हैं। कहाँ एक मंदिर था जैनियों का, उसको तोड़ के एक भगोड़े विदेशी ने अपने यहाँ पे इलाका बनाया, राजधानी बनाई, और फिर उसने अपनी कोठी बनाई। फिर वो कोठी बाद में, उसमें एक और भी अंग्रेज कोई दूसरा रहा था, फिर वो आज वो म्यूजियम है। ये है जहाज कोठी की हिस्ट्री कि कैसे ये जहाज कोठी बनी। ठीक है, इसके बाद है सेंट चर्च है, देवी भवन मंदिर है, बाबा लाल दास धाम है, ढेर है। लाट की मस्जिद, मैंने आपको लाट की मस्जिद बता दिया है। लाट की मस्जिद क्या है? एक मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी पत्नी गुजरी के लिए बनवाया, गुजरी महल में एक मस्जिद बनवाई भाई, जहां वो पूजा वूजा करेंगे। तो उसके बाहर एक लाट है, एक पिलर खड़ा है 20 फीट का, इसलिए उसको कहते हैं लाट की मस्जिद। ये गुजरी महल का ही हिस्सा है ये। और वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो गेट के अंदर है ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही डेवलप किया, वो फिरोज शाह महल का हिस्सा मान लो, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर केंद्रीय, अब ये किसकी बात हो रही है? हिसार की ना। तो हिसार में ना रिसर्च सेंटर हैं कई बड़े बड़े, एजुकेशन के नाम पे भी और रिसर्चेस के नाम पे भी हिसार काफी बड़ा एरिया है। देखो ध्यान से, केंद्रीय, सेंट्रल बफेलो के ऊपर रिसर्च करने के लिए संस्थान है। तो केंद्रीय भैंस शोध संस्थान यानी सेंट्रल लेवल पे काम करता है, हरियाणा का नहीं है ये, भैंस के ऊपर शोध करता है, बफेलोज के ऊपर रिसर्च करने के लिए सेंटर है। तो ये कहाँ पर है? आपके हिसार में। राष्ट्रीय अश्व, ये भी नेशनल लेवल पे, अश्व घोड़े अनुसंधान केंद्र, इनके ऊपर भी रिसर्च। तो देखो यहाँ शोध और यहाँ अनुसंधान, ये रिसर्च सेंटर का काम करते हैं, भैंस के लिए भी और घोड़ों के लिए भी। तो रिसर्च सेंटर और भी है यहाँ सुअर के लिए भी है और भी बहुत सारे जानवरों के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिसार को क्या कहते हैं? देखो अगला पॉइंट, स्टील सिटी। शायद मैंने आपको कहानी बताई थी जिंदल परिवार की। जिंदल परिवार पहले, सबसे पहले बहुत सालों पहले, जिंदल परिवार ने जब पहली बार एक दुकान खोली थी, तब ये बहुत छोटे लेवल पे काम किया, तो एक दुकान खोली। वहाँ ये क्या रखते? तसले और इस तरह के खेती में यूज होने वाले उपकरण जो भी हैं और छोटी मोटी चीजें। फिर धीरे धीरे समय बदला, दौर बदला, और जिंदल जो पूर्वज थे इनके बहुत समझदार थे, उन्होंने फील किया कि आने वाला टाइम जो है ना, वो सप्लाई का पानी आएगा, तो पाइप्स चाहिएंगे। उन्होंने पाइप्स वाइप्स के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया, कहीं बाहर से लाते फिर उनको बेचने लगे, और सच में उसकी डिमांड बढ़ती गई। फिर उन्होंने और भांपा और उनको लगा कि अब आने वाला टाइम स्टील की डिमांड करेगा, तो उन्होंने स्टील के ऊपर काम शुरू किया। एक छोटे से दुकान जो कि इस तरह के फावड़े और ये खुरपे और तसले बेचने वाली, बाल्टी बेचने वाली दुकान थी, अब वो धीरे धीरे अपने दिमाग के बल पर समझदार बनते बनते उन्होंने देखा किस चीज की जरूरत आएगी आने वाले टाइम में, उस चीज को डेवलप करते गए। और आज आप देखिए हिसार की पहचान ही स्टील सिटी के नाम से है। ये स्टील का बड़ा उद्योग धंधे जो इन्होंने लगाए, आज जब आप अगर गए हैं कभी हिसार में, तो बिल्कुल आपको ऑन रोड दूर दिखाई देगा, एक अलग से पूरा उद्योग लगता है कि बसा हुआ है। ये है स्टील सिटी। हिसार को किसने बना दिया? जिंदल परिवार ने। मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, काउंटर मैग्नेट सिटी इसके नाम से भी। यहाँ लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। लोहे के पाइप, मैंने आपको बताया ना कि पाइप्स वाइप्स के बारे में इन्होंने पहले से, देखो लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। तो ये है हरियाणा की स्टील सिटी, काउंटर मैग्नेट सिटी। कल मैंने साइंस सिटी बताई थी कि सोनीपत बनेगी, लेकिन साइंटिफिक अपरेटस सिटी अगर पूछेंगे तो अंबाला। तो इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे कामकाज है। झज्जर के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 हमने कल पढ़े, 4 आज हो जाएंगे। झज्जर आप जानते हैं शहीदों का शहर है। झज्जर से ढेरों सैनिक हमारी सेनाओं में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झज्जर में कई जगह है, जैसे बेरी है, बेरी से आपके हरियाणा के पहले CM बिलोंग करते थे। झज्जर में पशुओं का एक बहुत बड़ा कैटल फेयर लगता है। झज्जर में आपका जो ये है ना बहादुरगढ़, ये झज्जर में ही तो है, बिल्कुल बताया था कल, दिल्ली से टच है 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। झज्जर में मातेन हेल एक जगह है जहाँ पे सैनिक स्कूल, 3रा सैनिक स्कूल हरियाणा में बनेगा। आज तक इंडिया में सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल 2 थे बस, हमारे पास, हरियाणा के पास और बिहार के पास। अब हम नंबर 1 हैं क्योंकि 3 सैनिक स्कूल कहीं नहीं है। हमारे सबसे पहले इंडिया में सैनिक स्कूल 1961 में खोले गए थे।
1961 में सबसे पहले सैनिक स्कूल खुले थे, 5 खुले थे, जिनमें से एक खुला था हमारा कुंजपुरा में, हमारा। तो सोचो पूरे देश में जब 5 खुले तो 5 राज्यों में आपका भी राज्य था। ये कितनी प्राउड की बात है कि एक हमारे यहाँ कुंजपुरा में खोला। फिर दूसरा, ये 1961 में, दूसरा खोला गया था 2008 में रेवाड़ी में। और तीसरा अब अंडर कंस्ट्रक्शन मान लीजिए मातनहेल में है। मातनहेल ये कहाँ पड़ेगा? झज्जर में, जो आपके शहीदों का शहर भी है। ठीक है, वीर नगरी है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी वीर नगरी है, यहाँ भी सैनिक स्कूल, और झज्जर शहीदों का शहर है, यहाँ भी। ये प्रस्तावित था, कई साल पहले इसके ऊपर काम सरकारी स्तर पे शुरू हुआ, अभी सेशन नहीं चला, पर ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में 3 सैनिक स्कूल किसी राज्य में नहीं है, आपके में तीसरे सैनिक स्कूल की भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो झज्जर फटाफट से पढ़ लेते हैं झज्जर के बारे में। 15 जुलाई 1997, इसको उल्टा कर दो 79 में फरीदाबाद, 97 में FJ फतेहाबाद झज्जर। क्षेत्रफल ज्यादा बहुत बड़ा भी नहीं है, मुख्यालय सेम है, तहसीलें झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल बताया मैंने आपको, बादली और बेरी। एक बादली दिल्ली में भी है, ये बेरी वो है जहाँ के आपके पहले CM थे BD शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा। झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, बादली और साहलावास। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या 10 लाख से कम है, लिंगानुपात 862 है, तो काफी कम है ये भी। साक्षरता दर 80% है, जनघनत्व लगभग एवरेज के हेरफेर थोड़ा कम है। झज्जर नगर की स्थापना छज्जू नामक एक जाट ने की थी। छज्जू बिगड़ते बिगड़ते झज्जर बना है, छज्जू किसान था ये, जाट ने की थी। झज्जर को छज्जू नगर, पूर्व में छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम ही छज्जू नगर था। ठीक है, झज्जर के पर्यटन स्थल देख लो, ठाकुर द्वारा है, एक यूपी में ठाकुर द्वारा है, ये ठाकुर द्वारा भगवान का मंदिर है। इसके बाद शिवालय, रूढ़मल मंदिर, काजी की मस्जिद, काजी जी की मस्जिद, मस्जिद पूरी पढ़ाऊंगी डिटेल से, तब इसके बारे में बात करेंगे। भिंडावास पक्षी विहार है, भिंडावास पक्षी विहार। बुआ की गुंबद है ये, कोई सोचेगा बुआ मतलब वैसे बुआ रिश्ते वाली, नहीं, ये एक महिला है, उसका नाम ही बुआ है, मुस्लिम महिला है ये, हिंदू नहीं, इसका नाम ही है बुआ, तो उसकी गुंबद है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बुआ की गुंबद। जब मैंने पढ़ा मुझे लगा किसी की भाई बुआ होगी राजा महाराजा की, लेकिन फिर पढ़ा कि नहीं, ये तो बुआ एक महिला थी, मुस्लिम महिला, तो बुआ की गुंबद। गौरैया पर्यटक स्थल है घूमने के लिए। भीमेश्वरी देवी टेम्पल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये खूब आता है, भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, पूछ लेंगे कहाँ, झज्जर में भीमेश्वरी देवी टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट का मंदिर है। यहाँ एक नदी बहती है साहिबी, जो नदी बस नाम की नदी है और वास्तव में एक नाले में गिर जाती है। तुम सोचो नदी नाले में कैसे गिरेगी, कितना पानी होगा जो नदी नाले में गिरेगी। ये दिल्ली में नजफगढ़ नाला है, एक बहुत बदबूदार और गंदी जगह है, उसमें गिर जाती है ये नदी जाके, तो सोचो इसमें कितना पानी होगा, बस नाम की नदी है ये। इसे शहीदों का शहर भी कहा जाता है, किसको, झज्जर को। तो आज हमने 4 जिले और कर लिए, अब हम 8 जिले पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ में भी आ रहे होंगे और इसको किताब से पढ़ भी लेना। जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, इस बुक से करा रही हूँ मैं, और मेरे ख्याल ये 209 पेज पर दिया हुआ है ये टॉपिक, 209 पेज पर ये एज इट इज टॉपिक है। इस टॉपिक से ही एक सारे जो टाइपिंग में देख रहे हो ना तुम पीछे PDF, ये सब इसी बुक से। अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुम्हें अपनी आंखें खराब नहीं करनी, PDF में पढ़ के किताब पढ़ लेना। ठीक है, कोई और भी किताब हो ना तो उसमें भी ये सब बातें सेम लिखी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये होता है प्रेजेंटेशन अच्छा और बुरा, बाकी चीजें सबकी सेम होती हैं। कोई भी झज्जर लिखेगा तो वही 4 बातें हैं झज्जर में, वही लिखेगा वो। ठीक है, तो जो भी किताब है उसको पढ़ लेना। किताब लेने से ये फायदा होगा कि तुम्हें हर टाइम फोन में घुसे नहीं रहना पड़ेगा। चलो आज हमने 8 कर लिए, कल फिर 4-4 करके और 22 पूरे कर देंगे हम। 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद ये होगा कि बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि इसके दौरान आप कई सारे आंकड़े सीखते जा रहे हो, कई सारे पर्यटक स्थल आपको पता चल रहे हैं और कई सारी हिस्टोरिक चीजें। फिर जब हिस्टोरिक में पढ़ेंगे तो आपको आधी से ज्यादा आ जाएंगी, जैसे पांडु पिंडारा आएगा बीच में कहीं, या शमा आएगा, या सुल्तानपुर आएगा, तो आपको यह आता मिलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा, एक बात और मैं करना चाह रही थी, कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए होंगे, एक बस चलते चलते एक बात बतानी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, सभी लोग सुन लो इस बात को, जिसने, जो हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, जिसने 5,000 या 6,000 रुपीज दिए हुए हैं ना फी के रूप में, उसके सारे बैचेस वो अपनी मर्जी से देख सकता है आपके इस फोन पर। जैसे एक तो HTET स्पेशल बैच दिखता है आपको, एक इसमें DP स्पेशल है, एक मेरे ख्याल RRB NTPC स्पेशल है, एक आपका न्यू जनरल है और एक ओल्ड जनरल है।
पढ़ाई सब में सेम होती है, टीचर भी तो सेम है, कंटेंट भी सेम है, कुछ नहीं पता किसके पेपर में क्या आ जाएगा। तो जिसने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अगर वो दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो दिल्ली पुलिस के इससे हटके और उसको दिखता है यार ओल्ड जनरल में कोई वो क्लास चल रही है जो कि मेरे पेपर में आएगी, तो वो ओल्ड जनरल वाली क्लासेस ले ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी अपने फोन में जहां जरूरत हो वहां की क्लास को मूव करके देख सकता है। ये कोई ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। जब क्लासेस लगती हैं तो कमरे में ये होता है भाई इस कमरे में ही बैठना है, लेकिन अब आपको अपनी सुविधा के अनुसार वैसे तो कोशिश करना एक बैच लो। इसमें से सिलेक्शन किस में होगा, तो सिलेक्शन लेंगे ओल्ड जनरल के बच्चे, क्योंकि ये तो हैं जो बस आएंगे और जाएंगे, ऐसे भीड़ होती है ढेर, लेकिन सिलेक्शन सबके नहीं होते। जो लोग ओल्ड जनरल के स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई तरीके सलीके से होगी। बाकी सब लोग जो 2-2 3-3 महीने टाइप के पेपर है ना, उन पेपरों में आपका कुछ खास बात बनने नहीं वाली। जो दिल्ली पुलिस वाले हैं ये न्यू जनरल की तरह पढ़ते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई अच्छी चीज ओल्ड जनरल में लग रही है तो आपके फोन में ही तो है, आप ही का ऐप है, आप ही की फोन है, आप अपने बैच में देख लो कि कौन सी क्लास आपके काम की है। जैसे मैंने न्यू जनरल में पॉलिटिकल साइंस पूरी कराई थी, तो मैंने ओल्ड जनरल के बच्चों को कहा, इनके बैच में हिस्ट्री पूरी हो गई थी, अब इनके बैच में स्टैटिक जीके चलनी है। स्टैटिक जीके जो कि देखो आजकल बहुत आ रही है सीएचएसएल में, तो वो स्टैटिक जीके मैंने इनको साथ ही कहा कि अगर तुम्हारा पेपर है नवंबर में दिल्ली पुलिस का, तो तुरंत जाके न्यू जनरल की पोल साइंस तुम देख लेना। बहुतों ने देख ली, बहुतों के मैसेजेस आए कि मैम हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही एचटेट वालों को मैंने कहा तुम्हारा नवंबर में पेपर है तो पोल साइंस पूरी कर लो वहां से। अब एचटेट वालों की मैं हिस्ट्री धीरे धीरे करके, आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री बोला वो डाल देंगे जितनी भी क्लासेस होंगी। तो कोई भी बच्चा जिसकी हिस्ट्री नहीं हुई है, अगर उसका पेपर आ गया, पेपर नहीं आया तो आराम से पढ़ो अपने बैच में, लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरा नवंबर में पेपर है और मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने पेपर के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग एचटेट में जाके हिस्ट्री कर सकता है, या एडवांस में या ओल्ड जनरल में आके स्टैटिक जीके कर सकता है। अब ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, इतनी तो कॉमन सेंस हर एक में होनी चाहिए कि फोन तुम्हारे पास है, मर्जी तुम्हारी है, जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम वहां जाके पढ़ सको। अगर उतना नहीं कर सकते तो भैया उतनी स्पून फीडिंग कोई नहीं करने वाला। वैसे हर एक बैच में सिलेबस पूरा होगा, लेकिन तुम लोगों ने जो एडमिशन लिया 1 ईयर का, अब मान लो किसी ने एडमिशन लिया अगस्त में, तो उसका टारगेट हम अगस्त में तो रखेंगे पूरा कराने का। अब हम ये थोड़ी सोचेंगे कि उसको नवंबर में पूरा कोर्स करके दे, हम उसको अगस्त तक सब कुछ पढ़ा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन किसी ने अगस्त में एडमिशन लिया और वो चाहता है यार मेरा नवंबर का पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, तो 3 महीने में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में पेपर, ये 3-3.5 महीने में सब कुछ नहीं होगा। फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि जो उसके पेपर में आने वाला कोई भी सब्जेक्ट, वो देखे किस फोल्डर में पढ़ा है, वहां जाके पढ़ ले। अब उतना करना पड़ेगा। इसमें जिसका अगस्त में एडमिशन है उसको अगस्त तक ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब उसमें हो सकता है उसकी साइंस ना हो अभी नवंबर तक, या हिस्ट्री ना हो नवंबर तक, या इकोनॉमिक्स ना हो, तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि दूसरे फोल्डर में सर्च कर ले कि कहाँ क्या हो रहा है। उतना तुम्हें आंख कान खोल के रहना पड़ेगा, और ये सब चीजें सबके हाथ में हैं। एचटेट वालों को सिर्फ एचटेट का बैच दिया गया है, हरियाणा जीके वालों को सिर्फ हरियाणा जीके का, लेकिन ओल्ड जनरल वाले, न्यू जनरल वाले और डीपी वाले तो किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने फोल्डर्स को देख लेना, नहीं तो आधे लोग तो इतने मूर्ख हैं वो बैठे ही रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब पेपर आ गए। पेपर टारगेट नहीं है हमारे पढ़ाने का किसी भी बैच में। हमारा टारगेट है तुम्हारे अंदर इतनी लायकियत आ जाए कि तुम साल भर में आने वाले पेपर पास कर पाओ। अब तुम 2 महीने पहले एडमिशन लो तो वो तुम्हारी गलती है। जो मई में आया था ना, उन सब के पेपर अब अच्छे जा रहे होंगे, लेकिन अब जिसने एडमिशन ही सितंबर में लिया और वो सोचे कि मेरा नवंबर बेस्ट चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है अपने बिहाफ पे मेहनत ज्यादा करो कि भाई तुमने उस फोल्डर से हिस्ट्री पढ़ ली, उससे साइंस पूरी कर ली, उससे मैथ्स, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर अपने अपने फोल्डर में रहोगे तो साल कम से कम लगेगा पढ़ने में, और उतना हम कहते भी कि साल भर से पहले तैयारी नहीं होगी। एक किसी भी पढ़े लिखे इंसान को ये समझना चाहिए कि एक टाइम लगता है चीजों को सीखने में। हम एक चीज वहां से हटाएंगे तो दूसरी अपने आप, एक चीज नहीं डाली तो वो हटानी पड़ेगी, कोई एक सब्जेक्ट। अब न्यू जनरल में डीपी में आज की डेट में 3 जीके के पोर्शन चल रहे हैं। इसमें एक करंट अफेयर्स, न्यू जनरल की बात कर रही हूं मैं, इसमें एक करंट अफेयर्स चल रहा है, एक साइंस चल रही है, और एक इसमें ये सोशल चल रही है। तो 3 पोर्शन, 3 घंटे की क्लास
दिल्ली पुलिस को टारगेट करके ही तो दी जा रही है। अब इसमें आप सोचो कि 5 घंटे होगा तो ऐसे नहीं होगा, इसमें फिर रीजनिंग भी देनी है, मैथ्स भी देना है। तो जिसको लगता है कि मुझे हिस्ट्री या पोल साइंस कुछ करना है जो नहीं हो रहा है यहाँ, तो वो दूसरे फोल्डर में जाके कर लो, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। एचटेट वालों का सिर्फ एक फोल्डर खुलेगा, बाकी दिल्ली पुलिस का, ओल्ड जनरल का, न्यू जनरल के सारे फोल्डर खुलते हैं, वो कहीं से कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, आधों को यही बात नहीं समझ में आएगी। भाई मेरा टेस्ट जो है ना, संडे को जो टेस्ट आता है तुम्हारा, उसमें मैं हर बार यही मिक्स करती हूँ जो मैंने पढ़ा दिया। मैं पेपर बनाते टाइम यही देखती हूँ, उसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के भी थोड़े से क्वेश्चन डाल देती हूँ और थोड़े से हिस्ट्री के। ये हर संडे के टेस्ट में आपको जितने 5-6 महीने हो गए आपको यही मिल रहा है। अगर आप देखते हो, देते हो तो आपको पता होगा। हर बार मैं मिक्स करके 6-7 क्वेश्चन उसके और 6-7 क्वेश्चन उसके इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी कवर हो जाए, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस भी। ठीक है, चलो अब ये अपने जिनके पेपर है ना नवंबर में, ये उनकी सेल्फ की जिम्मेदारी है, दूसरा कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपका अपना फोल्डर है, देखो क्या आपकी जरूरत है उसको पढ़ लो। अब यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, सोचोगे कि हिलना भी ना पड़े, बस वहीं सब कुछ हो, तो फिर नहीं बात बनेगी। या अगर एक फोल्डर में पढ़ोगे तो साल को टारगेट रखना, फिर ये मत सोचना कि नवंबर तक सारा होगा। फिर तुमने जब एडमिशन लिया उस महीने में अगले साल में जाके आपको कोर्स ना मिले तो आप कह सकते हो कि कोर्स नहीं हुआ, उससे पहले हम कोर्स करा देंगे। लेकिन ये भाग दौड़ में कि नवंबर तक सब कुछ कराओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे फोन के अंदर सारी क्लासेस हैं, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।